बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 इंग्लिश यूनिट नंबर 8 नेचर इज़ ब्यूटीफुल, कुदरत खूबसूरत है। स्टूडेंट इसके हमने ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, रीड द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इन अल्फाज को आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है? वी यूज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टू अरेंज वर्ड्स इन अ लिस्ट। हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स को, अल्फाज को लिस्ट में तरतीब देने के लिए। मतलब जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में देखें, पहले क्या आता है? ए। फर्स्ट कौन सा लेटर आता है? फर्स्ट लेटर कौन सा होता है? ए। फिर बी, सी, डी। उसी तरतीब से हमने इसे अरेंज करके पढ़ना, ठीक है। एरो, बो, कैमल, डाउन। फर्स्ट लेटर ए, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी। ये हमने किस ऑर्डर में लिखी है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब कि जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ऑर्डर होता है, तरतीब होती है, उसी तरतीब से हमने लिखनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, अल्फाज दिए हुए हैं, इसको आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, हरफ तहज्जी की तरतीब में लिखना है। कैसे लिखेंगे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की जो तरतीब है उसके मुताबिक लिखना है। वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, ट्री, हैंग, विंड, लैक, माइंड। आपने इनका फर्स्ट लेटर देखना है, उसके हिसाब से उसे अरेंज करना है। अब देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में इन सब में से इसका फर्स्ट लेटर है टी, इसका है एच, इसका डब्ल्यू, इसका लेक, एल और इसका एम। अब देखिए इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में इन सब लेटर्स में से पहले कौन सा लेटर आता है? एच। तो एच वाला वर्ड हम पहले लिख देंगे, हैंग। एच से कौन सा वर्ड है यहाँ पर? हैंग। इसके बाद एच के बाद कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर आता है? इनमें से हमने देखना है, इनमें से एच के बाद हमारे पास आता है एल, तो हम एल वाला वर्ड जो है ले के लिख देंगे सेकेंड। इसके बाद है थर्ड। थर्ड में हम देखें एल के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर हम पढ़ के देखें तो एल के बाद कौन सा वर्ड आता है इनमें से? एम। तो एम वाला जो है वर्ड हम यहाँ लिख देंगे, माइंड। इसके बाद टी, ट्री, इसके बाद डब्ल्यू और विंड। मतलब हमने अल्फ़ाबेट जो है वो देखने हैं और उसमें से देख लेना है कि उसी के मुताबिक हमें लिखना है कि इसमें कौन सा वर्ड पहले आता है। स्टूडेंट्स इसके बाद है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग टू क्रिएट गुड आइडियाज़। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो सोचने का एक तरीका है जिससे अच्छे ख्यालात पैदा किए जा सकते हैं। अब यहाँ देखें क्वेश्चन है आपके पास, रीड द गिवन टॉपिक विद इट्स आइडियाज़। इस टॉपिक को हमने पढ़ना है इसके आइडियाज़ के साथ। पहले देखें दिया हुआ है इसका नेम, क्लास, एज, स्कूल नेम। अब नेम क्या है? अस्मा, क्लास 1, एज 6 ईयर्स, स्कूल नेम प्राइमरी स्कूल है। क्या ये? माई सेल्फ, मतलब कि मेरा तारुफ के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसका हमने पहले आइडियाज़ लगा लें कि हमें क्या क्या चाहिए। नेम, क्लास, एज, स्कूल नेम। फिर उसके बाद हमने से बता दिया कि नेम क्या है? अस्मा, क्लास 1, एज कितनी है? 6 ईयर्स, स्कूल नेम क्या है? द प्राइमरी स्कूल। इसके बाद है थिंक एंड फिल इन द फॉलोइंग माइंड मैप। आपने जहन में सोचना है और ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये फिल करनी है। अब देखें आपने माई टीचर पे आपने अगर ऐसे लिखना है तो हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? तो माई टीचर का हमें पहले नेम पता होना चाहिए, इसके बाद उसका सब्जेक्ट, उसकी नेचर, उसकी पर्सनैलिटी। ये आपके 4 सेंटेंस हो जाएंगे अगर हमें ये पता होगा तो फर्स्ट अगर आप देख लें, आपका नेम क्या है टीचर का? मिस मरियम। इसके बाद उनका सब्जेक्ट क्या है? उर्दू। उनकी नेचर कैसी है? आप बता सकते हैं गुड, अच्छी। इसके बाद पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत कैसी है? एमिएबल, मिलनसार। ठीक है, आप कोई भी टीचर जो आपके फेवरेट है जो भी उनका कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। इस वर्ड बैंक को यूज़ करते हुए आपने फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये फिल करनी है। ये आपने पोइम में जैसे पढ़ा है उसी तरह से आपने फिल करनी है। पोइम आपने पढ़ लिया, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट करते हैं। गुड बाय डैश, गुड बाय आइस। यहाँ क्या था पोइम में? गुड बाय स्नो, स्नो लिख देंगे। इसके बाद है लिविंग अस दिस फाइन स्प्रिंग डे। स्टूडेंट्स ये पोइम आपने पढ़ लिया है, उम्मीद है आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद है हेयर आर माई गुड ओल्ड बैट एंड बॉल। हाउ आई जस्ट कुड शाउट एंड सिंग, आई एम सो ग्लैड बिकॉज इट्स स्प्रिंग। ठीक है, इसके बाद है लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग। इसमें हमने क्या करना है? रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इन अल्फाज को इनके मायने के साथ पढ़ना है। ग्लैड, ग्लैड का मीनिंग है खुश, हैप्पी। ये क्या है इसका? ये भी इसका इंग्लिश मीनिंग है, आपने ये भी करना है, इसके सिनोनियम्स हैं। ठीक है, ग्लैड खुश, हैप्पी, मार्बल्स कांच की गोलियां,
स्मॉल बॉल्स मेड ऑफ ग्लास, शाउट मीन चीखना, अ लाउड क्राई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने अच्छे से याद करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और वर्ड्स मीनिंग आपने अपनी कॉपीज में नोट करने हैं और अच्छे से याद करने हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 2 इंग्लिश यूनिट नंबर 7 स्पोर्ट्स डे, खेलों का दिन। स्टूडेंट्स, इसकी हमने ट्रांसलेशन और पेज नंबर 65 कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने लगे पेज नंबर 66 एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हाट इज योर फेवरेट गेम? आपकी पसंदीदा गेम कौन सी है? क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम। क्रिकेट मेरी पसंदीदा गेम है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप कोई और गेम भी कर सकते हैं जो आपकी फेवरेट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज द स्कूल बिल्डिंग डेकोरेटेड? स्कूल की इमारत कैसे सजाई गई थी? द स्कूल बिल्डिंग वाज डेकोरेटेड विद डिफरेंट कलरफुल फ्लैग्स। स्कूल की इमारत मुख्तलिफ रंग बिरंगों झंडों के साथ सजाई गई थी। ठीक है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट गेम्स मेंशन इन द स्टोरी। आपने गेम्स के नाम लिखने हैं जो कहानी में जिनका जिक्र हुआ है। अब कहानी में किन किन गेम्स का जिक्र हुआ है? फुटबॉल, क्रिकेट, हर्डल रेस एंड म्यूजिकल चेयर आर गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। कहानी में फुटबॉल, क्रिकेट, रुकावट की दौड़ और म्यूजिकल चेयर गेम्स का जिक्र हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन। दी गई मालूमात को पढ़ें। ठीक है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप ये क्लॉक देख सकते हैं। इस क्लॉक में क्या है? द बिग हैंड ऑन द क्लॉक शोज मिनट्स। घड़ी पर जो बड़ी सुई है वो क्या शो करती है? मिनट शो करती है, बताती है कि मिनट कितने मिनट हो गए। ठीक है इसके बाद द स्मॉल हैंड ऑन द क्लॉक शोज आवर्स। जो छोटी सुई होती है वो घंटे बताती है, बड़ी सुई मिनट बताती है, छोटी सुई घंटे बताती है। ठीक है इसके बाद टाइम, इस क्लॉक में टाइम क्या हुआ है देखिए हम बताएंगे। देखिए जो छोटी सुई है वो 7 पर है और जो बिग हैंड है, बड़ी सुई है, वो है 12 पर। तो इसमें टाइम क्या हुआ है? 7 o'clock। टाइम इज 7 o'clock। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द क्लॉक्स बिलो, रीड द टाइम। नीचे दी हुई क्लॉक्स को, घड़ियों को देखें और टाइम पढ़ें, टाइम बताएं टाइम क्या है। ठीक है अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्लॉक में जो स्मॉल हैंड है वो है 1 पर और जो बिग हैंड है, बड़ी सुई है, वो है 12 पर। तो यहाँ टाइम क्या हुआ? 1 o'clock। घंटा कौन सी सुई बताती है? छोटी सुई। और बड़ी सुई क्या बताती है? मिनट बताती है। अब घंटा कितना? 1 o'clock। ठीक है यहाँ जो है 1, तो इसका टाइम क्या है? 1 o'clock। इसी तरह सेकेंड क्लॉक में क्या टाइम है? 7 o'clock। इसी तरह थर्ड में आपने बताना है क्या टाइम है? 12 o'clock। इसमें जो दोनों सुइयाँ हैं वो किस पर हैं? 12 पर हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, लुक रीड एंड राइट द गिवन टाइम्स। देखना है, पढ़ना है और लिखना है कि यहाँ पर टाइम मुझे दिया हुआ टाइम क्या है। अब आपने खुद लिखना है। अब फर्स्ट क्लॉक में देखें जो स्मॉल हैंड है वो किस पर है? 2 पर। 12 पर कौन सी है? बिग हैंड जो है वो 12 पर है। अब यहाँ टाइम क्या हुआ है? 2 o'clock। आप लिखेंगे 2 o'clock। सेकेंड क्लॉक में बिग हैंड 12 पर है और स्मॉल हैंड 4 पर, तो आप क्या लिखेंगे? टाइम यहाँ पर क्या हुआ है? 4 o'clock। इसी तरह थर्ड में स्मॉल हैंड जो है वो 6 पर है और बिग हैंड जो है वो 12 पर है, तो टाइम क्या हुआ है? 6 o'clock, 6 बजे हुए। इसके बाद फोर्थ क्लॉक में आप देख सकते हैं स्मॉल हैंड जो है वो 10 पर है और बिग हैंड 12 पर है, इसमें टाइम क्या हुआ है? 10 o'clock। इसी तरह फिफ्थ क्लॉक में देखें जो बिग हैंड है वो 12 पर है और जो स्मॉल हैंड है वो 11 पर है, तो टाइम क्या हुआ इसका? 11 o'clock। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी कॉपीज में नोट भी करने हैं और अच्छे से याद करने हैं और ये टाइम आपने ये भी नोट करना है बुक पर, अच्छे से याद करना है। समझ आ गई होगी? लेक्चर की समझ आ गई होगी। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 3 इंग्लिश यूनिट नंबर 7, आई लाइक टू प्ले। मुझे खेलना पसंद है। स्टूडेंट्स इसकी हमने ट्रांसलेशन रीडिंग कर ली थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट है आपके पास ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी बातचीत, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें हमने सीखनी है, पढ़ना सीखना है। सम वर्ड्स आर गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सम वर्ड्स आर गिवन बिलो।
कुछ अल्फाज नीचे दिए हुए हैं विच बिगिन विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स SP एंड CR, जो शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स SP और CR से। अब स्टूडेंट्स कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं आपको पता है, टोटल वोवल्स कितने होते हैं 5, AEIOU। इसके अलावा जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट्स के क्लस्टर दिया हुआ है SP और CR, मतलब कि दो कॉन्सोनेंट मिलकर एक क्लस्टर बना रहे हैं। प्रैक्टिस दैम अलाउड फॉर बेटर प्रोनाउंसिएशन, इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है बेहतरीन तलफ़ुज़ के लिए, ठीक है। बेहतर तलफ़ुज़ के लिए प्रैक्टिस करने लगे हैं SP क्लस्टर। सबसे पहले है कॉन्सोनेंट क्लस्टर SP। SP से वर्ड्स बन रहे हैं कौन से, स्पा, स्पेस, स्पेयर्ड, स्पेगेटी, स्पैरो, स्पेशल, स्पीच, स्पेल, स्पेंड, स्पाइस, स्पाइडर। इसके बाद है कॉन्सोनेंट क्लस्टर CR। CR से कौन से वर्ड्स बनाए उन्होंने, क्रॉस, क्रॉसिंग, क्रो, क्राउड, क्राउन, क्रूशल, क्रूल, क्रम, क्राई, क्रिस्प, क्राउड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना है हमने। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, कुछ स्टेटमेंट आपको दी हुई है। एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट देम, राय देनी है उसके मतलब उसके फेवर में या उसके खिलाफ जैसा आप सोचते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने अपने ओपिनियन दे दिए, अगर आपके ओपिनियन चेंज है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या दी हुई है, स्कूल्स अराउंड स्कूल शुड मेक स्पोर्ट्स कंपलसरी फ्रॉम प्राइमरी सेक्शन। अब प्राइमरी सेक्शन के लिए स्कूल को जो है स्पोर्ट्स लाजमी करा देना चाहिए, खेल जो है वो लाजमी करने चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में, मेरी राय में लिखी है, उन्होंने राय लिखी है यस एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले, जी हाँ हर कोई खेलना चाहता है। वी नीड कोचेस टू लर्न गेम्स, हमें कोच की ज़रूरत होती है, मकामी हमें गेम खेलने के लिए कोच की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें स्कूल में गेम्स का इनकाद करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, गेम्स आर फन बट अ लॉट ऑफ टाइम इज़ वेस्टेड। गेम्स जो है वो तफरी का जरिया तो है, लेकिन इनमें बहुत सारा जो वक्त है वो ज़ाया हो जाता है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, मैंने राय लिखी है यस गेम्स आर फन बट वी शुड नॉट स्पेंड टू मच टाइम्स ऑन गेम्स। जी हाँ गेम्स जो है वो तफरी का जरिया है, लेकिन हमें इस पर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं सर्व करना चाहिए, नहीं गुजारना चाहिए। फील्ड गेम्स आर बेटर देन वीडियो गेम्स। अब वो कह रहे हैं कि जो फील्ड गेम्स हैं जो बाहर खेल जाते हैं गेम्स, वो वीडियो गेम्स से बेहतर हैं। यस फील्ड गेम्स आर बेटर देन वीडियो गेम्स बिकॉज फील्ड गेम्स गिव अस बॉडी फिटनेस। जी हाँ फील्ड गेम्स जो है वो वीडियो गेम से बेहतर है, क्योंकि वो जिससे उससे हमारी वर्जिश होती है, बॉडी फिट होती है, हमें वो बॉडी फिटनेस देती है, इसलिए वो गेम्स जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इम्पोर्टेंट देन क्रिकेट, हॉकी क्रिकेट से ज़्यादा अहम है। अब इस बारे में क्या कहती हूँ मैं, बोथ गेम्स आर इम्पोर्टेंट, दोनों गेमें जो है वो अहम है। हॉकी इज़ नेशनल गेम एंड क्रिकेट इज़ इंटरनेशनल गेम। हॉकी जो है वो नेशनल गेम है और जो कौमी गेम है क्रिकेट जो है वो इंटरनेशनल यानी कि बैनुल अक़वामी हर जगह खेली जाती है वो गेम है, ठीक है। गेम्स अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, अहम है। लोकल गेम्स शुड बी प्लेड इन स्कूल्स मोर ऑफन। अब वो कह रहा है कि मकामी गेम्स जो है वो स्कूल में खेलनी चाहिए। यस लोकल गेम्स शुड बी प्लेड इन स्कूल, स्कूल में मकामी गेम्स खेलनी चाहिए क्योंकि बच्चे उन्हें पसंद करते हैं ज़्यादा। स्टूडेंट्स के बाद है रीड अलाउड, ऊंची आवाज़ से पढ़ें। सिंग द गिवन सॉन्ग, नीचे दिया हुआ सॉन्ग हमने पढ़ना है। आई एम बाउंसिंग, मैं उछल रहा हूँ। आई एम बाउंसिंग, बाउंसिंग एवरीवेयर। आई बाउंस एंड आई बाउंस इनटू द एयर। आई एम बाउंसिंग, बाउंसिंग लाइक अ बॉल। आई बाउंस एंड आई बाउंस एंड देन आई फॉल। स्टूडेंट्स बाउंस मीन क्या होता है, उछलना। वो कह रहा है कि मैं उछल रहा हूँ, मैं उछल रहा हूँ हर जगह, मैं उछल रहा हूँ और मैं उछल रहा हूँ हवा में, मैं उछल रहा हूँ, उछल रहा हूँ लाइक अ बॉल, गेंद की तरह मैं उछल रहा हूँ, मैं उछलता हूँ और मैं उछल गिर जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद है आपके पास साइड वर्ड्स। से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स, इन अल्फाज को हमने पढ़ने हैं और इनके स्पेलिंग देखने हैं। अब प्ले, फर्स्ट वर्ड है प्ले, PLAY प्ले। सेकंड है शेयर, SHARE शेयर, GROUND ग्राउंड, SPORTS स्पोर्ट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। रीड द टेक्स्ट अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने टेक्स्ट मतलब कि हमारा जो चैप्टर है वो दोबारा से पढ़ना है और उसमें से आपने बताना है कि ये इन क्वेश्चंस के आपने फिर आंसर देने हैं। स्टूडेंट्स अभी उन क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको बताने लगी हूँ, हमने चैप्टर पढ़ लिया है, अब इनके आंसर हम देंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हाट इज पैसेज टाइप, अ पोइम, अ ड्रामा, अ स्टोरी, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट ने स्पोर्ट्स एंड गेम्स चैप्टर पढ़ा था, आपने बताना है वो एक कहानी है, ड्रामा है, नज़म है या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मालूमात है। वो क्या था, इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मालूमात का एक हिस्सा है, ठीक है, टुकड़ा है। देयर आर 4 पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट, गिव अ टाइटल टू ईच वन। आपके पास क्या हो गया, बार बार क्यों हो रही हो?
क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। आपके चैप्टर में 4 पैराग्राफ्स है। हमने हर पैराग्राफ को एक टाइटल देना है कि उसका क्या टाइटल है, उन्वान उसका क्या है। अब टाइटल ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पता है इंट्रोडक्शन होता है। फर्स्ट पैराग्राफ का टाइटल क्या है, इंट्रोडक्शन। सेकंड पैराग्राफ का टाइटल है टाइप्स ऑफ गेम्स। सेकंड पैराग्राफ में वो आपको टाइप्स ऑफ गेम्स बता रहा था, जैसे हमने पढ़ी थी आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स, तो उसका टाइटल क्या है, टाइप्स ऑफ गेम्स। थर्ड पैराग्राफ में उसने बताया था कि हमारे सोसाइटी में कौन कौन सी गेम्स खेली जाती हैं, तो इसका हमने टाइटल क्या बताया है, गेम्स इन आवर सोसाइटी, हमारे माशरे में गेम्स। टाइटल ऑफ फोर्थ पैराग्राफ है आपके पास एडवांटेजेस ऑफ गेम्स। लास्ट पैराग्राफ में उसने बताया था कि गेम्स खेलने के हमारे पास क्या फ़ायदे हैं, क्या हमें जिस्मानी तौर पर हम सेहतमंद होते हैं क्या है, तो उसका हमने क्या टाइटल बताया है, एडवांटेजेस ऑफ गेम्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, व्हाट इज टीम सेलिब्रेटिंग एट द एंड। टीम आखिर पर क्या मना रही थी। स्टूडेंट्स आपने लाइन पढ़ी थी एंड में, वंडरफुल आवर टीम हैज वॉन, कि शानदार हमारी टीम जो है वो जीत चुकी है। लास्ट पर वो किस चीज़ की खुशी मना रहे थे, अपनी जीत की, फतह की, कामयाबी की। द टीम इज सेलिब्रेटिंग विक्ट्री एंड द एंड, टीम जो है वो आखिर पर अपनी फतह की खुशी मना रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, शुड वी प्ले गेम्स विद फैमिली मेम्बर्स, क्या हमें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, खानदान के अफराद के साथ गेम्स खेलनी चाहिए। येस वी शुड प्ले गेम्स विद आवर फैमिली मेम्बर्स, जी हाँ हमें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गेम्स खेलने चाहिए, क्योंकि इससे जो माहौल है घर का वो ज़्यादा खुशगवार बन जाता है। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आपने अपनी नोट कॉपीज़ पर लिखने भी हैं और अच्छे से याद करने हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 4 इंग्लिश यूनिट नंबर 8 गुड स्टडी हैबिट्स, मुताले की अच्छी आदत। स्टूडेंट्स इसकी हमने ट्रांसलेशन भी कर ली थी, उसको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोलो, हु अरेंज पार्टी एंड वाई, पार्टी का इंतज़ाम किसने किया और क्यों किया। स्टूडेंट्स आपने सबक पढ़ा है, आपको पता है कि पार्टी का इंतज़ाम किसने किया था, माहीन के वालिदैन ने, क्योंकि वो उसने पहली पोजीशन हासिल की थी अपनी क्लास में। माहीन्स पेरेंट्स अरेंज पार्टी एज ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, माहीन के वालिदैन ने पार्टी का इंतज़ाम किया क्योंकि माहीन ने क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपने इन वर्ड्स को पढ़ना है कि जो और अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है उनको उसको नोट करना है। स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं ABC है, इसमें जो तरतीब से, उसी तरतीब से हमने लफ्ज़ लिखने होते हैं। उसका हमने सिर्फ फर्स्ट लेटर देखना होता है लफ्ज़ का, और उसके हिसाब से उसकी तरतीब देनी होती है। देखें इसका फर्स्ट लेटर है G, H और P। अब देखें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इनमें से पहले कौन सा आता है, G, फिर H और फिर P। इसी तरह हमें उसने वो तरतीब से लिखे हुए, हमने सिर्फ रीड करना है इसे, गुड हैबिट प्ले, ठीक है, फर्स्ट लेटर के हिसाब से। अब इसके बाद है अकॉर्डिंग टू सेकंड लेटर के हिसाब से हमने बस इसके जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है इसको नोट करना है और इसे रीड करना है। अब यहाँ देखें इसका सेकंड लेटर कौन सा है, ए, इस वर्ड का, कैट का, CAT कैट, सेकंड लेटर कौन सा है, ए, इसका सेकंड लेटर E, इसका H और इसका L। अब देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में इन सब में से पहले कौन सा आता है, A, फिर E, फिर H और फिर L। इसी ऑर्डर में लिखे हुए हमने पढ़ने से। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैट, सेंटर, चेंज, क्लास। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लेटर एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इन अल्फाज को एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, सेकेंड लेटर के हिसाब से, जो जिसका दूसरा हर्फ है उसके मुताबिक आपने अरेंज करना है और अपनी कॉपीज़ में लिखना है। अब देखिए सेकेंड लेटर इसका कौन सा है, A, इसका U, इसका E, इसका R और इसका I, इसका L। अब यहाँ देखें ये अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। पहले वो अरेंज किए हुए हमें दिए हुए थे, हमने वो सिर्फ रीड किए हैं, अब हमने खुद अरेंज करने हैं और लिखने हैं कॉपीज़ में। अब देखिए सेकंड लेटर इसका है A, इसका U, इसका E, इसका I, इसका L। अब देखिए अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले इनमें से कौन सा आता है, A आता है, तो फर्स्ट वर्ड आपने लिखना है बेक, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है E, तो हम लिखेंगे B। आपने स्टूडेंट्स से यहाँ मैंने अरेंज कर दी है। देखें सेकंड लेटर के हिसाब से अगर हम देखें तो फर्स्ट हमने वर्ड लिखना है बेक, फिर बी, फिर बाइट, फिर ब्लू, फिर ब्रिंग, फिर बटर, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में पहले कौन सा आता है, A, फिर E आता है, फिर I आता है, उसके बाद L, फिर R और फिर U। हमने इसी ऑर्डर को देखते हुए इन्हें अरेंज कर दिया है।
स्टूडेंट्स ये वर्ड्स आपने अपनी अरेंज करके अपनी कॉपी से नोट भी करने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन टू मेक नोट्स। इस इन्फॉर्मेशन को हमने पढ़ना है नोट्स बनाने के लिए। अब नोट टेकिंग की डेफिनेशन यहाँ दी है। नोट टेकिंग क्या होता है? नोट टेकिंग इज अ टेक्निक टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक। इट इज़ वेरी यूज। नोट टेकिंग क्या होती है? एक टेक्निक होती है जिससे हम मालूमात इकट्ठी करते हैं किसी भी मौजू के मुतालिक। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब देखिए ये न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, टाइटल दिया हुआ है और पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, हमने रीड करनी है। अब टाइटल, राइट द टाइटल ऑफ द टॉपिक, फर्स्ट प्राइज। टाइटल हमने लिख लिया, हम समझे फर्स्ट प्राइज। अब न्यू वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, सक्सेस मीन। स्टूडेंट्स नोट न्यू वर्ड्स कौन से हमारे पास? सक्सेस कामयाबी, वाइब साफ करना, स्वेटिंग पसीना, ग्लैड मीन खुश। इसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। दानिश वर्कड हार्ड टू गेन गुड मार्क्स। दानिश ने अच्छे नंबर हासिल करने के लिए मेहनत की। हिज पेरेंट्स आल्सो हेल्प हिम। उसके वालिदैन ने भी उसकी मदद की। ही स्टूड फर्स्ट इन हिज एग्जाम। वो अपने इम्तिहान में अव्वल आया। ही रोट अ लेटर टू देम। उसने उन्हें एक खत लिखा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। आपने सबक जो है दोबारा एक बार पढ़ना है और उस फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है दुरुस्त जवाब के साथ, दुरुस्त ऑप्शन के साथ। फर्स्ट है आपके पास, मिस हिना आस्क्ड स्टूडेंट्स टू मेक अ। मिस हिना ने तालिब इल्मों को क्या बनाने का कहा था? स्टूडेंट्स आपने चैप्टर में पढ़ा है कार्ड, मॉडल, पोस्टर या बुकलेट। चैप्टर में इन चारों में से किसका जिक्र आया हुआ है? पोस्टर का। मतलब मिस हिना ने उन्हें क्या बनाने के लिए कहा था? पोस्टर। द करेक्ट ऑप्शन इज पोस्टर। सेकेंड है द पोस्टर वॉज डिस्प्लेड इन द डैश। पोस्टर कहाँ दिखाया गया? अब आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको पता होगा कि पोस्टर उन्होंने क्लासरूम में दिखाया था। द करेक्ट ऑप्शन इज क्लासरूम। इस पे आपने टिक कर देना है। इसके बाद थर्ड है गुड स्टडी हैबिट्स कैन हेल्प अस टू बिकम डैश स्टूडेंट्स। अच्छी मुताले की आदत हमें तालिब इल्म बनने में मदद देती हैं। गरीब, एवरेज, बुरा, बेहतर। अब कौन सा तालिब इल्म बनने में मदद देती है? बेटर। हमने चैप्टर में पढ़ा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटर। वी शुड मेक अ डैश फॉर स्टडिंग। हमें मुताले के लिए डैश बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए मुताले के लिए? क्या पढ़ा है आपने चैप्टर में? टाइम टेबल। तो टाइम टेबल इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 3 अपनी कॉपी से नोट करना है और ये जो वर्ड्स हमने अरेंज किए थे ये नोट करने हैं और बाकी आपने याद करना है अच्छे से। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 5 इंग्लिश यूनिट नंबर 8, डू वर्ड्स राइट करें वो जो दुरुस्त है। स्टूडेंट्स इसकी हमने ट्रांसलेशन रीडिंग कर ली थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी बातचीत, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखती हैं, पढ़ना सीखते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स, लंबी और छोटी वोवल्स के बाद। लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? शॉर्ट वोवल साउंड्स वो होती हैं जिसमें वोवल की आवाज़ है वो बहुत कम आती है। लॉन्ग वोवल साउंड में हम थोड़ा सा उसे खींच के मतलब पढ़ते हैं, थोड़ी सी आवाज़ की ज़्यादा आती है। लॉन्ग में ज़्यादा, शॉर्ट में कम वोवल्स की साउंड आती है। आपको पता है वोवल्स कितने हैं? टोटल 5, A, E, I, O, U। अब देखें फर्स्ट वोवल्स कैन मेक शॉर्ट और लॉन्ग साउंड्स। वोवल जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग साउंड आवाज़ें पैदा कर सकते हैं। द लॉन्ग वोवल शॉर्ट इज साउंड इज हेल्ड लॉन्गर इज इन प्रोनाउंसिएशन देन द शॉर्ट वोवल साउंड। लॉन्ग वोवल साउंड में क्या होता है कि जो हम उसकी तलफ़ुज़ अदा करते हैं, जब उस लफ्ज़ को जब हम पढ़ते हैं तो उसे थोड़ा खींच के पढ़ते हैं, थोड़ा उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी लॉन्ग होती है। और शॉर्ट में फ़ौरन से पढ़ी जाती है, मतलब थोड़ी सी पढ़नी होती है, ठीक है, उससे ज़्यादा खींचना नहीं होता। इसके बाद है वोवल्स। ए वोवल से आपको शॉर्ट वोवल साउंड दिया हुआ है फैट, और लॉन्ग वोवल है फेट। अब देखिए फैट में हमने थोड़ा सा खींचा है फैट, और फेट ये थोड़ा सा ज़्यादा खींचे, तो ये लॉन्ग वोवल साउंड है, ठीक है। ये शॉर्ट वोवल और ये लॉन्ग वोवल। इसके बाद ई वोवल से क्या है? रेड, RED, रेड। अभी शॉर्ट वोवल साउंड है, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है रेड, ई वोवल की। अब इसमें देखिए READ, रीड, थोड़ा सा हमने इसे खींचना है, तो ये इसमें लॉन्ग वोवल साउंड है ई वोवल की। इसके बाद आई सिट, देखिए इसमें थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, इसमें साइड, इसे थोड़ा खींचना है, तो इसमें लॉन्ग वोवल साउंड है स्टूडेंट्स। इसके बाद है ओ वोवल। ओवल से है होप। होप में जो है शॉर्ट वोवल साउंड है ओ की। इसके बाद होप में थोड़ा सा इसे खींचेंगे तो ये कौन सी साउंड है? लॉन्ग वोवल साउंड है। इसी तरह यू में टब और ट्यूब को हम थोड़ा सा खींचेंगे और इसको बिल्कुल नहीं खींचेंगे, शॉर्ट वोवल साउंड है, और ये इसमें कौन सी साउंड है? यू की लॉन्ग वोवल साउंड। इसके बाद है अंडरलाइन द शॉर्ट वोवल साउंड्स एंड सर्कल द लॉन्ग वोवल फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ये आपको अल्फाज दिए हुए हैं, इसमें से आपने क्या करना है? जो शॉर्ट वोवल साउंड्स है उनको अंडरलाइन करना है
और जो लॉन्ग वोवल साउंड्स हैं उनको सर्कल करना है, उन पर एक सर्कल बना देना है। अब देखिए अंडरलाइन मैंने कौन से वर्ड्स किए हुए हैं, शॉर्ट वोवल साउंड्स कौन से हैं जो अंडरलाइन किए हैं। कोइन, कोइन में ओ वोवल की आवाज़ है वो बिल्कुल ही शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट वोवल साउंड है, इसे हमने अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद है बैग, बैग में ई वोवल साउंड, ई की जो आवाज़ है वो बिल्कुल ही शॉर्ट है, तो ये क्या है, शॉर्ट वोवल साउंड आ रही है इसमें। इसके बाद है एप्पल, एप्पल में एक जो आवाज़ है बिल्कुल ही शॉर्ट आ रही है, तो ये क्या है, शॉर्ट वोवल साउंड। इसके बाद है सन, सन में यू की आवाज़ है बिल्कुल ही शॉर्ट है, इसे हमने बिल्कुल भी इसे खींचा नहीं है, तो क्या है, शॉर्ट वोवल साउंड आ रही है इसकी। इसे हमने ये 4 वर्ड से हमने अंडरलाइन कर दिया है। इसके बाद है लॉन्ग वोवल वर्ड्स, लॉन्ग वोवल वर्ड्स देखते हैं कौन से हैं। वेव, राइट, केक, पेंट, इसमें एक ही आवाज़ है, इसमें आई की, आई वोवल की, इसमें ए की, इसमें ए की, ये है लॉन्ग वोवल साउंड, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है आपके पास लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, इस डायलॉग को हमने पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स डायलॉग क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसे हम कहते हैं डायलॉग या उर्दू में मुकालमा, ठीक है। ये जो डायलॉग है वो टीचर और फातिमा के दरमियान है। स्टूडेंट, टीचर फातिमा ब्रिंग योर नोटबुक टू मी, टीचर क्या कहती है फातिमा को, अपनी कॉपी मेरे पास लेकर आओ। फातिमा, मैम शुड आई ब्रिंग माई नोटबुक फर्स्ट, फातिमा क्या मैं अपनी कॉपी पहले ला सकती हूँ। टीचर, नो आई विल कॉल यू वन एट अ टाइम, टीचर नहीं, मैं आपको एक वक्त में एक को बुलाऊंगी। फातिमा, बट मैम, लेकिन मैम, आई हैव ऑल्सो फिनिश्ड माई वर्क, मैंने भी अपना काम खत्म कर लिया है। टीचर, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, आपको अपनी बारी के लिए इंतज़ार करना होगा। ओके मैम, ठीक है मैम। स्टूडेंट्स, इस डायलॉग में हमारे लिए क्या सबक था कि हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद है स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी दी हुई है आपको, ये हम क्लास में करेंगे। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ये अब हम नहीं करेंगे, ये एक्टिविटी क्लास में करने की है। इसके बाद है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए, आंसर दिस क्वेश्चन, इन सवालों के जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट थिंग्स डिड अली वांट टू बाय विद द मनी। स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर पढ़ा है कि अली को पैसे मिले थे, बटवा मिला था, उसमें से पैसे मिले थे, तो उस पैसों से क्या खरीदना चाहता था। सवाल ये है, अली उन पैसों से खरीदना क्या चाहता था। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है वो उसके दोस्त बिस्किट्स और ड्रिंक्स इंजॉय कर रहे थे, तो उसका भी दिल करता था कि वो इंजॉय करे, तो उसने क्या खरीदना था, क्या खरीदना चाहता था वो, ही वांटेड टू बाय ड्रिंक्स एंड बिस्किट्स, वो मशरूबात और बिस्किट खरीदना चाहता था, ये इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, व्हाट 2 थिंग्स हैड अली टीचर टोल्ड हिम टू डू, अली की टीचर ने कौन सी 2 बातें उसे करने के लिए कहा था। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने बुक में लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से। फर्स्ट, नेवर टेल अ लाई, पहली बात यह थी कि कभी झूठ नहीं बोलना। सेकेंडली, दूसरा, व्हेन यू फाइंड समथिंग अनअटेंडेड रिटर्न इट हु इट बिलोंग्स टू, जब आपको कोई चीज़ लावारिस मिले तो उसे उसके तक पहुँचा दे जिससे उसका ताल्लुक है। दूसरी बात उसने टीचर ने कही थी, ये एक झूठ नहीं बोलना, दूसरा लावारिस चीज़ मिले तो उसे वापस कर देना है, ठीक है, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपने अपनी कॉपी से नोट भी करना है और अच्छे से याद करना है। बाकी एक्सरसाइज आपने याद करनी है, रीड करनी है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश यूनिट नंबर 7 करप्शन बदउनवानी। स्टूडेंट, इसकी हमने ट्रांसलेशन कर ली थी, इसकी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ अ डिक्शनरी, वोकैबुलरी, यूज़ ऑफ अ डिक्शनरी, डिक्शनरी का इस्तेमाल, लुग़त का इस्तेमाल, पार्ट्स ऑफ डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के हिस्से कौन से हैं, एंट्री वर्ड्स, डेफिनेशन, गाइड वर्ड्स, प्रोनंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनंसिएशन गाइड, ओरिजिन। स्टूडेंट्स, इन्हें हम 1 बाय 1 अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपके पास एंट्री वर्ड्स। अब एंट्री वर्ड्स क्या होते हैं, Our dictionary entry is a set of information that describe a word or phrase. डिक्शनरी एंट्री मालूमात का एक हिस्सा है जिसमें वो किसी लफ्ज़ या फ्राज को बयान करता है, ठीक है। एंट्री वर्ड्स क्या है, मालूमात का हिस्सा। इसके बाद है डेफिनेशन, दिस एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एंट्री वर्ड। अब डेफिनेशन क्या होती है, जो एंट्री वर्ड का मीनिंग है उसे बयान करती है। डेफिनेशन तारीफ मतलब उसकी करती है। इफ़ देयर इज़ मोर देन 1 मीनिंग, अगर एक से ज़्यादा मायने हो उस लफ्ज़ के, द डेफिनेशन इज डिवाइडेड बाय नंबर, डेफिनेशन को वो नंबर से तकसीम कर देते हैं। आल्सो एन एग्जाम्पल सेंटेंस इज ऑफन यूज टू मेक द
मीनिंग क्लियर। अब वो कह रहा है कि इसमें डिक्शनरी में क्या होता है, अगर अल्फाज का मानी को सही से समझने के लिए उसका जुमला भी बना के दिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है गाइड वर्ड्स। गाइड वर्ड्स क्या होते हैं डिक्शनरी के? गाइड वर्ड्स इज अ वर्ड और अ सेट ऑफ वर्ड्स प्रिंटेड इन द टॉप कॉर्नर ऑफ द डिक्शनरी पेज टू इंडिकेट द फर्स्ट और लास्ट आइटम ऑफ दैट पेज। अब गाइड वर्ड अल्फाज का वो एक मजमुआ है जो डिक्शनरी पेज के ऊपर वाले कॉर्नर पर लिखी होती है, जो उसका फर्स्ट और लास्ट वर्ड बताता है, ठीक है। गाइड वर्ड्स क्या होते हैं? जो उसका फर्स्ट और लास्ट वर्ड बताते हैं और लिखे होते हैं डिक्शनरी पेज के टॉप कॉर्नर पे, मतलब कि ऊपर वाले कोने पे। प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़। वर्ड्स आर सेपरेटेड इनटू सिलेबल्स एंड टीच हाउ टू प्रोनाउंस द एंट्री वर्ड। इट टेल्स यू व्हाट विच सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। अब प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ के लिए डिक्शनरी में क्या किया होता है? उसमें सिलेबल बनाए होते हैं, मतलब लफ्ज़ के हिस्से किए होते हैं। जैसे फैंटास्टिक है तो फैंटास्टिक, उसके सिलेबल बनाए होते हैं, ठीक है। उसके तो प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से समझने के लिए। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस टेल यू व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच द डिफाइंड वर्ड इज। इट टेल यू इफ एंट्री वर्ड इज अ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन और कंजक्शन। अब पार्ट ऑफ स्पीच में वो क्या बताता है कि कोई भी एक लफ्ज़ जिसकी हम डिक्शनरी देख रहे हैं उसमें वो बताएगा कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, मतलब वो ग्रामर की पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब ग्रामर की कौन से पॉइंट से है, क्या है वो, ठीक है। इसके बाद है प्रोनाउंसिएशन गाइड। प्रोनाउंसिएशन गाइड डिक्शनरी का कौन सा हिस्सा है, क्या बताता है? दिस गाइड एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स यूज्ड इन प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन गाइड में क्या बताता है? जो उसमें इलामात इस्तेमाल की हैं उसका मायने बताता है कि वो क्यों इस्तेमाल की हैं, उसकी थोड़ी वजाहत देता है। इट इज़ नॉर्मली लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ डिक्शनरी एंड बॉटम ऑफ एवरी पेज। ये डिक्शनरी के आमतौर पर डिक्शनरी के शुरू में होता है और हर पेज के आखिर में होता है। इट इज़ यूजली सेपरेटेड फ्रॉम द पेज बाय अ लाइन और इज प्लेस्ड इन अ कलर्ड बॉक्स। ये एक लाइन के जरिए डिक्शनरी पेज से अलग किया होता है या फिर ये रंग बिरंगे बॉक्स में लिखा होता है, ठीक है। इसके बाद है ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा पार्ट है डिक्शनरी का और ये क्या बताता है? इट शोज द ओरिजिन ऑफ द एंट्री वर्ड। ये एंट्री वर्ड का जिसका हम मायने देखना चाह रहे हैं डिक्शनरी में, उसका ओरिजिन बताता है। ओरिजिन मतलब कि वो वर्ड कहाँ से आया है, ठीक है, किसी जुबान से निकला है, कैसे आया। अब हम पढ़ेंगे तो उसका मायने हमारे पास वाज़ह हो जाएगा। अब डिक्शनरी में का पेज हम देखते हैं। इस डिक्शनरी के पेज में हमें किस वर्ड का मीनिंग हम देख रहे हैं? इंटेंट का। वर्ड क्या है? इंटेंट। एंट्री वर्ड है हमारे पास इंटेंट। इंटेंट वो वर्ड है जिसका हम इस डिक्शनरी में मीनिंग देखना चाह रहे हैं। अब गाइड वर्ड जो मैंने आपको बताए थे, जो पहला और आखिरी लफ्ज बताते हैं डिक्शनरी का, वो क्या है? गाइड वर्ड इंटेंट और इंटरव्यू। अब इस पेज का फर्स्ट लेटर है इंटेंट और लास्ट है इंटरव्यू, ठीक है। इसके बाद है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में मैंने क्या बताया था आपको? उसके सिलेबल बनाए होते हैं। अब यहाँ देखिए इंटेंट, इसके सिलेबल बनाए हुए हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको क्या बताया था कि वो बताएगा कि इसमें वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से उसका ताल्लुक है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है एन। एन मीन नाउन। अब ये इंटेंट क्या है? एक नाउन है, इसम है। इसके बाद है डेफिनेशन। अब इस वर्ड की उसमें डेफिनेशन दी हुई है। इंटेंट की डेफिनेशन क्या है? समथिंग दैट इज इंटेंडेड, मतलब जिसकी जरूरत हो, पर्पस हो, मकसद हो, ठीक है, एम। अब इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। अब ओरिजिन में आपको मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स? ओरिजिन में मैं आपको बताया था कि वो वर्ड कहाँ से आया है, किस जुबान का लफ्ज़ है, उसके मीनिंग क्या है। अब यहाँ देखिए ओरिजिन है फ्रॉम एल इंटेंडियर। एल का मीनिंग है लैटिन, मतलब लातीनी जबान का लफ्ज़ है। इंटेंडियर उससे निकला है इंटेंट, ठीक है, उसका ओरिजिन है लातीनी जुबान से निकला है ये इंटेंडियर, जिसका मायने है खींचना। आप स्ट्रेचिंग आउट, खींचना। स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए इसकी प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म मतलब इसे जमा में हम क्या कहेंगे? अगर सिंगल वर्ड है इंटेंट तो प्लूरल में क्या होगा? ये इंटेंट्स, ठीक है, ये दिया हुआ है इंटेंट्स। स्टूडेंट्स लास्ट इसका पार्ट है हमारे पास प्रोनाउंसिएशन गाइड। दिस पिक्चर शोज यू द डिफरेंट पार्ट ऑफ डिक्शनरी। अब वो प्रोनाउंसिएशन गाइड में मैंने क्या बताया था? वो डिक्शनरी पेज की थोड़ी सी वजाहत देगा कि उसकी जो उसमें सिंबल इस्तेमाल हुआ है किस लिए इस्तेमाल हुए हैं। अब वो वजाहत दे रहा है। ये मैंने बताया था कि पेज से वो अलग की हुई थी किसी लाइन के जरिए, ठीक है, ये अलग की हुई है। देखिए दिस पिक्चर शोज यू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच डिक्शनरी डेफिनेशन इंक्लूडिंग एंट्री वर्ड, गाइड वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डेफिनेशन एंड ओरिजिन। ये डिक्शनरी हमें डेफिनेशन, एंट्री वर्ड, गाइड वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डेफिनेशन और ओरिजिन बताती है, ठीक है। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इस डिक्शनरी में हमने किस वर्ड का मीनिंग देखा है? असल में इंटेंट का। इंटेंट क्या है? नाउन है। इसका प्लूरल क्या होगा? इंटेंट्स होगा। इसका ओरिजिन क्या है? ये लैटिन वर्ड से निकला है, इंटेंडियर से। ये सब बातें इसमें शामिल थी। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
स्टूडेंट्स इसके बाद है यूज़ आर डिक्शनरी टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिक्शनरी का इस्तेमाल करें इन अल्फाज के इन सवालात के जवाब देने के लिए। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मैन। अब मैन की प्लूरल फॉर्म हम डिक्शनरी से लिखेंगे तो आएगी मैन, इसमें ए है तो इसमें ई आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में। उसके बाद हाउ मेनी सिलेबल डज द वर्ड फैंटास्टिक कंटेन। फैंटास्टिक वर्ड में कितने सिलेबल हैं? देखिए फैन एक सिलेबल, टेस्ट एक, टिक एक, तो इसमें टोटल कितने सिलेबल हुए? 3 सिलेबल्स। थर्ड क्वेश्चन आपके पास, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड क्विकली। अब क्विकली क्या है कि इस पार्ट ऑफ स्पीच का ताल्लुक है, तो इसका ताल्लुक है एडवर्ब से, आपने बता देना है। इसके बाद है व्हाट इज एब्रिविएशन ऑफ द वर्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मुखफ़फ़ क्या है, मतलब कि इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे एडीजे। इसका ये क्या है? एडजेक्टिव का मुखफ़फ़ है, यानी हम इसे एडजेक्टिव ही पढ़ेंगे, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वर्ड इंटेंट। डिक्शनरी से जैसे हमने पढ़ा था कि वर्ड इंटेंट का ओरिजिन क्या है, किससे निकला है, तो क्या था? फ्रॉम लैटिन वर्ड इंटेंडर मीनिंग आ स्ट्रेचिंग आउट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख भी सकते हैं। फ्रॉम एल इंटेंडियर आ स्ट्रेचिंग आउट। फ्रॉम लैटिन वर्ड, लातीनी लफ्ज़ से निकला है, या इंटेंडियर जिसका मायने है खींचना। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यूज़ ऑफ डिक्शनरी का ये पेज अच्छे से इसे उसका मुताला करना है, समझना है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश यूनिट नंबर 7 ईद उल अज़हा। स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, वो आज हम करेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ करियर इन योर एक्सरसाइज बुक। वो कह रहा है 2 दोस्तों के दरमियान आपने मुकालमा लिखना है कि उसने करियर, मुस्तकबिल में कौन सा करियर चूज़ करना है उसके मुतालिक। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने डायलॉग लिखा है, ये आपने अच्छे से याद भी करना है और इसे नोटबुक पे नोट भी करना है। स्टूडेंट्स डायलॉग होता क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसे हम कहते हैं मुकालमा या डायलॉग। अब डायलॉग स्टार्ट करते हैं। ये डायलॉग किसकी मुतालिक है? करियर चूजिंग डायलॉग है, मतलब कि उसने मुस्तकबिल में कौन सा करियर प्रोफेशन चूज़ करना है उसके मुतालिक। राबिया, हेलो ज़ैनब, हाउ आर यू। हेलो ज़ैनब, आप कैसी हैं? ज़ैनब, आई एम फाइन एंड यू। मैं ठीक हूँ, और आप? राबिया, आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। बाय द वे, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर करियर। आप अपने करियर के बारे में क्या सोचती हैं? ज़ैनब, आई एम प्लानिंग टू बी अ टीचर। मैं टीचर बनने का, एक उस्ताद बनने का प्लान कर रही हूँ। राबिया, वाई, क्यों? ज़ैनब, आई वांट टू स्प्रेड द लाइट ऑफ एजुकेशन अमंग माई विलेजर्स। मैं अपने विलेजर्स के दरमियान, देहातियों में इल्म की रोशनी फैलाना चाहती हूँ। राबिया, डैट इज़ गुड, ये अच्छा है। ज़ैनब, बट व्हाट अबाउट यू। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आई वांट टू बी अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ज़ैनब, वाई, क्यों? डू यू वांट टू मेक मनी, क्या आप पैसा बनाना चाहती हैं? राबिया, यू आर रॉन्ग, आप गलत कह रही हैं। आई वांट टू सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ माई कंट्री मैन। मैं अपने मुल्क के बशिंदों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करना चाहती हूँ, मुल्क के बशिंदों की खिदमत के लिए। ज़ैनब, रियली, वाकई, इट इज़ अ गुड प्लान, ये एक अच्छा प्लान है। राबिया, में अल्लाह हेल्प यू, अल्लाह आपकी मदद करे। ज़ैनब, थैंक्स, शुक्रिया। राबिया, वेलकम, खुश आमदीद। स्टूडेंट्स ये था डायलॉग, आपने अपनी कॉपी से नोट भी करना है और अच्छे से याद करना है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश यूनिट नंबर 7 द अर्थ स्पीक, ज़मीन बोलती है। स्टूडेंट इसकी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, हमने पेज नंबर 71 तक कर ली थी। आज हम पेज नंबर 72 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें कंजक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। कंजक्शन और ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कंजक्शंस। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रासेस एंड क्लोजेज। अब कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो अल्फाज, फ्रासेस या क्लोजेज को ज्वाइन करने के लिए, यानी एक साथ करने के लिए इस्तेमाल होता है। ही कुड नॉट जंप द वेल थो ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। वो उछल ना सका अगरचे वो बार बार कोशिश करता रहा। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। इसमें कंजक्शंस कौन सी हैं जो सेंटेंस को ज्वाइन करने, वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं? एंड, थो और बट, ये क्या है? कंजक्शंस। इसके बाद है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स और फ्रासेस दैट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 सेंटेंसेस और पैराग्राफ। अब ट्रांजिशनल वर्ड्स ऐसे अल्फाज हैं जो 2 जुमलों या 2 पैराग्राफ के दरमियान में ताल्लुक को बताते हैं, जाहिर करते हैं। ठीक है
इसके बाद वो कह रहा है राइटिंग इज द स्किल दैट टेक टाइम टू मास्टर। वो कह रहा है लिखना एक ऐसा काम है जिसमें महारत के लिए टाइम चाहिए होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, मास्टरिंग इज दिस स्किल ऑफ राइटिंग डज नॉट हैपन इन अ डे। अब वो कह रहा है कि लिखने की महारत जो है वो एक दिन में नहीं हो सकती। फर्दर मोर इट इज अ स्किल दैट नीड्स प्रैक्टिस एज वेल एज डेडिकेशन टू हॉन योर एक्सपर्टाइज। ये कह रहा है एक महारत है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है और अपने काम में लगन की जरूरत होती है। इट इज़ नॉट टू बर्न योर सेल्फ आउट बट यू नीड टू स्टिक विद इट। इसका मकसद ये नहीं है कि अपने आपको जलाते रहे, बल्कि इसके साथ लगे रहना है। मतलब कि साबित कदमी से डट कर अपने उसमें राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये राइटिंग स्किल जो है वो एक दिन में करने का काम नहीं है, हमें आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आती है ग्रामर की, सब चीज़ की। ठीक है, ये आप बेशक ना भी करें तो चल जाएगा, बस आपने यहीं तक कर लेना। ठीक है, इसके बाद है कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू जॉइन टुगेदर टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स और टू स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल रैंक। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती हैं? जो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को, ये दो ऐसे स्टेटमेंट जिनका दर्जा जो है वो बराबर हो, उनको ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट क्या होती है? इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट ऐसी होती है जिसके लिए हमें आगे कुछ कहने की जरूरत ना हो, एक बात हमने कह दी वो काफ़ी है। जैसे आई लाइक रेड, मुझे सुर्ख रंग पसंद है, इसका वजह बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। अब इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो वर्ड्स, उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हैं बट, फॉर, और, नॉर, आल्सो, आइदर, नाइदर, नॉर, ईटीसी। ठीक है, एग्जांपल सुनिएगा। आई लाइक रेड एंड येलो कलर्स, मुझे सुर्ख और पीला रंग पसंद है। आई लाइक हॉकी, मुझे हॉकी पसंद है। बट हारिस लाइक्स क्रिकेट, लेकिन हारिस को क्रिकेट पसंद है। आई वॉन्ट टू गो टू बेड, मैं बिस्तर पर जाना चाहता हूँ। सो आई एम ब्रशिंग माई टीथ, इसलिए मैं अपने दांत साफ कर। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हुई है? एंड, बट एंड सो। ठीक है, ये कंजक्शंस यूज हुई हैं। अब देखिए, इस एंड से पहले वाला जो सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट है, स्टेटमेंट है। ठीक है, आई लाइक रेड इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट को मिलाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसके बाद है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर यूज्ड टू ज्वाइन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब इसमें दो डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी, उनको मिलाने के लिए, मतलब अगर हमने एक बात कही है उसके लिए हमें अगले दूसरी बात करने की जरूरत है तो वो क्या है? डिपेंडेंट, मतलब वो इन्हिसार करती है, वो है डिपेंडेंट क्लॉज। और जो दूसरा उसके बाद हम कहेंगे वो होगी इंडिपेंडेंट, कि उसके लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आई विल हेल्प यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। आई विल हेल्प यू, अब ये है डिपेंडेंट क्लॉज, हमें बताना पड़ेगा मैं आपकी मदद करूंगा, क्यों करूंगा? तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। अब यहाँ बिकॉज क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, यह है बिकॉज। इसमें बिकॉज, अंटिल, वेन एवर, ये सारे क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसकी मजीद मिसालें भी आपको दी हुई हैं, अल्थो, वैन, बिकॉज, अंटिल, वाइल, ये सब क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। स्टूडेंट्स, ये 4 डेफिनेशन से आई, आपने अच्छे से याद करनी है, अपनी कॉपीज़ में नोट भी करनी है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।